हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। इस संसार में औरतों पर सबसे बड़ी नाइंसाफी यह है कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ उसे एक ऐसी दुनिया में भेज दिया जाए जहां उसकी इज्जत रोज तार तार होती हो। यानी कि एक औरत के साथ सबसे बड़ा किया जाने वाला शोषण शायद यही होता है, जहां पर उसे एक Received बाजार में बेच Paytm दिया payment जाता of है और हर किसी की 20 गंदी नजर उस rupees. पर होती है और कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके बदले में उसे रुपए दे दिए जाते हैं, लेकिन इज्जत के बदले में पैसों का सौदा बहुत ही ज्यादा घटिया सौदा है। यह कोई भी नहीं समझ सकता। मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करता, यह सभी मजबूरी में ही किया जाता है। और इसी तरह एक मर्द पर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसके सम्मान पर बार बार चोट की जाए और उसका सम्मान, उसकी इज्जत उससे छीन ली जाए। मेरे भी हालात यही थे। मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहाँ मुझे आसपास बहुत सारी औरतें नजर आती थी, जिसमें से कुछ मेरी बहनें थी, एक मेरी माँ थी। मैंने अपने पिता को कभी ना देखा था, वह शायद इस दुनिया में था ही नहीं। इस घर में मेरे अलावा कोई मर्द नहीं था, पर लड़कियां बहुत सारी थी जिनको मैं अपनी बहनें ही समझता था। हम लोग इसी तरह बड़े हो गए। जब 13 साल का हुआ तो पता चला कि जिस जगह को मैं अपना घर समझता था, दरअसल वह घर नहीं है। मेरी बहन और मेरी माँ जिस जगह पर रहती थी वह एक कोठा था, एक बदनाम घर। और अफसोस तो यह था कि उस कोठे की मालकिन मेरी माँ थी। मैं समझता था कि यहाँ पर औरतें रहती हैं, मर्द आते हैं, यहाँ पर कोई काम होता है। पर मुझे जब पता चला कि यहाँ क्या काम होता है तो मैं हैरान रह गया। धीरे धीरे ये बात मुझे समझ आ गई और मैं यह भी जानता था कि यही मेरी जिंदगी है और मुझे यही सब कुछ करना है। जब तवायफ के घर में बेटियां पैदा होती हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं कि चलो पैसे कमाने की एक और मशीन पैदा हो गई। लेकिन जब किसी कोठे में कोई मर्द पैदा होता है तो वह गाली बनकर रह जाता है, जिसको दलाल कहते हैं। मैं भी वक्त के साथ साथ दलाल बन के रह गया था। मेरी अपनी भी बहनें थी, लेकिन मेरी माँ उनसे यह काम नहीं करवाती थी। मेरी माँ भी तो इस काम में शायद मजबूरी में ही आई थी, क्योंकि मेरे पिताजी इस दुनिया से जा चुके थे और ससुराल वालों ने उनको सड़क पर फेंक दिया। मैं तो यहीं पर पैदा हुआ था। उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था। काश कि मैं दुनिया में आता ही ना, क्योंकि जब तक मैं इस दुनिया में आया मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और सब कुछ लुट चुका था। अब मैं एक दलाल बन गया और उस कोठे की दलाली करने लगा। मेरी माँ ने मेरी बहनों को इस काम में न लाने की कसम खाई थी। अपनी बेटियों के साथ यह जुल्म कौन बर्दाश्त करता है भला। इसलिए वह उनको बस पढ़ाना लिखाना चाहती थी और कहती थी कि वह बस शिक्षा हासिल करे। माँ यह काम अभी छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा मजबूर है। जब हम किसी को दूर से देखते हैं तो सोचते हैं कि यह वह काम छोड़ क्यों नहीं देता, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन यह काम छोड़ना इतना आसान नहीं होता। काम छोड़कर कहाँ जाते? हमारा तो घर भी अपना नहीं था, यह कोठा भी किराए पर था। और यहाँ पर जो इतनी सारी औरतें थी उनका क्या होता? उनको सड़क पर तो नहीं फेंक देते, तो फिर उनके साथ भी तो यही सब कुछ होता। यहाँ पर तो पैसे मिल रहे थे, सड़क पर तो मुफ्त में होता। और फिर मेरी जवान बहनें भी थी, इनको लेकर माँ कहाँ जाती थी? मेरी माँ की जिद थी कि मैं उनको अच्छी शिक्षा दूंगी, अच्छे संस्कार दूंगी और चुपके से ही उनकी सादगी से शादी कर दूंगी, ताकि वह अपने घर की हो जाएं और किसी को पता भी ना चल सके कि हम लोग क्या काम करते थे। ऐसा होता है, बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो तवायफों से शादी कर लेते हैं, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, ना उनको कुछ देना पड़ता है, बस उनको घर के काम करने के लिए और बड़े बूढ़ों को संभालने के लिए या घर में रखने के लिए एक औरत मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसी औरतें खुश नहीं रहती। मेरी बहनों की किस्मत थी कि उनसे यह काम नहीं करना पड़ता था, उनके साथ बस एक यही काम ठीक था। एक दिन मैं बाजार जा रहा था तो मेरे हाथ लगने से किसी का सामान जमीन पर गिर गया, तो दुकान वाले ने मुझे गुस्से से कहा। उसने मुझे गुजराती में गाली दी और मुझे दलाल कहा। मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा आ गया। मेरी उसके साथ हाथापाई हो गई। जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मेरे माथे पर चोट के निशान देखे और कहा कि क्यों, किसी के साथ झगड़ा करके आया है? मैंने कहा कि झगड़ू नहीं तो क्या करूं, लोग मुझे गालियां देते हैं, मैं खुद एक चलती फिरती गाली हूँ। काश कि तूने मुझे पैदा होते ही मार दिया होता, इस नर्क में पैदा तो ना होता। उसने कहा कि नर्क में सिर्फ तू ही है क्या? हम सभी भी तो इस नर्क में रह रहे हैं। मैंने कहा पर मेरी जिंदगी तुमसे ज्यादा बुरी है। इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ? मेरा क्या कसूर कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे? काश कि हम लोग इज्जत से किसी एक घर में रहते, पूरे परिवार के साथ, तो ये सब कुछ ना होता। वह कहते हैं न कि इंसान जो होता है, अगर उसे उसी नाम से पुकारा जाए तो उससे गुस्सा आ जाता है।
पुलिस वालों को जब रिश्वत खा जाता है तो वे गुस्सा हो जाते हैं। तवायफ को तवायफ कहते हैं तो वो बुरा मान जाती है। चोर को चोर कहने से भी बहुत बुरा मानता है। इसी तरह जब मुझे दलाल कहा गया तो मैं भी बुरा मान गया, मुझे भी गुस्सा आ गया, लेकिन असल में मैं दलाल ही तो था। एक दिन हमारे कोठे पर एक मासूम लड़की को लाया गया जिसकी उम्र कम थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। कोठे पर एक ऐसा कमरा था जहाँ पर किसी का आ जाना नहीं था, क्योंकि उसकी छत पर एक तरफ से टूटी हुई थी। उस कमरे से आवाज आ रही थी जैसे वहां पर कोई लड़की रो रही है, मदद के लिए बुला रही है। मैंने जैसे ही दरवाजा खोलने लगा, मेरी माँ कहने लगी कि इस दरवाजे को खोलकर तू क्या करना चाहता है? पागल, बड़ी मुश्किल से इस लड़की को यहाँ पर बंद किया है। मैंने कहा, लड़की को बंद किया है, लेकिन यहाँ पर तो वह औरतें काम करती हैं जो अपनी मर्जी से यह काम करना चाहती हैं। हमने कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं की। मेरी माँ ने कहा कि अब जबरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि जो औरतें यहाँ पर काम करती हैं उन सबकी उम्र बहुत हो गई है, वे सारी मोटी हो गई हैं। ऐसे काम में औरत मोटी हो जाती है, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। ग्राहकों को कम उम्र की लड़कियां अच्छी लगती हैं, इसलिए इसको लेकर आए हैं। मैंने कहा कि जिस तरह से ये चिल्ला रही है, मुझे नहीं लगता है कि अपनी मर्जी से आई है। मेरी माँ ने कहा कि अपनी मर्जी से नहीं आई है, इसके माँ बाप की मर्जी थी, लेकिन इसकी मर्जी नहीं थी। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। अब यह यहीं पर रहेगी और काम करेगी। जो पैसे हमने इसके माँ बाप को दिए हैं 1-2 महीने में पूरे हो जाएंगे। इसके बाद सारी जिंदगी हमें प्रॉफिट देगी। मैं अपनी माँ को सुनकर हैरान होकर देख रहा था। मैंने कहा कि माँ, अगर इंसान मजबूरी में कोई बुरा काम कर रहा हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वह इतना नीचे गिर जाए कि किसी की बेटी को खरीद लाए। आपकी अपनी भी 3 बेटियां हैं। मेरी माँ ने कहा, खबरदार जो मेरी बेटियों का नाम लिया तो। तेरी भी तो बहनें हैं ना, तुझे शर्म नहीं आती उनका नाम लेते हुए या मुझे उनका नाम लेकर डराते हुए? भगवान ना करे कभी उनके साथ ही सब कुछ हो। और इस लड़की को उसके माँ बाप ने खुद अपनी मर्जी से यहाँ भेजा है। हमने इसे खरीदा है, कीमत चुकाई है, और तू इस कमरे में जाने की कोशिश ना करना और ना ही इसकी मदद करने की कोशिश करना। मुझे पता है तेरा दिल बड़ा दयालु है। अब तूने यह काम करना है कि सबको बताना है कि हमारे कोठे पर नया माल आया है। जवान लड़की है, बिल्कुल कम उम्र कमसिन है, ताकि इसके लिए ग्राहक आ सकें और इसके मुंह मांगे पैसे मिल सकें। इसकी 1-2 फोटो मैं तुझे दे दूंगी, वह भी उनको दिखा देना। अच्छे ग्राहक लेकर आना और जितने मर्जी लेकर आना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी माँ पर हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये मेरी माँ क्या कह रही है। मैं खामोश हो गया। मैं उस लड़की को खाना देने के बहाने अंदर गया तो उसने कहा कि मुझे जहर क्यों नहीं दे देते ताकि मेरी जान ही निकल जाए। मैंने कहा कि खाना खा लो, नहीं तो मर जाओगी। उसने कहा कि मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों इसके लिए ग्राहक लाने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने माँ से झूठ कहा कि इसके लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लगता है तू अपना काम ठीक से कर ही नहीं रहा है। जवान लड़की के लिए ग्राहक क्यों नहीं मिलेगा? तुझे तो मैंने इसकी अच्छी तस्वीर भी दी थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता वह तस्वीर कहाँ है, शायद मैंने जेब में रखी थी, कपड़ों के साथ धुल गई होगी। उन्होंने कहा कि तस्वीर दोबारा कैसे लेंगे, आजकल तो इसकी हालत ही बड़ी अजीब सी है, ऐसा मरा सा मुंह निकला है। इसमें मैंने कहा कि मुझे उसकी दलाली नहीं करनी, यह अपनी मर्जी से यह सब नहीं करना चाहती है। मेरी माँ ने कहा कि जब बाकी औरतों के लिए लेकर आता है तो इसके लिए क्या हो गया है तूने इसको बहन बना लिया है क्या? मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाकी औरतें अपनी मर्जी से यह सब काम करती है और यह सब ये नहीं करना चाहती। हमें इसका श्राप लगेगा, यह कोठा खत्म हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि कभी कोठे भी खत्म हुए हैं क्या? बुराई कभी खत्म नहीं होती। इतना कहकर वहां से चली गई और उस लड़की की दलाली करने के लिए किसी और को कह दिया। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। मैं इस बात पर खुश था कि चलो यह पाप मेरे सर से तो नहीं आएगा। वैसे मेरे सर पर पहले ही बहुत से पाप थे। मैं और पाप नहीं लेना चाहता था, किसी मासूम की आह नहीं लेना चाहता था, लेकिन माँ कहती थी कि हमारे कोठे को नजर लग गई है, क्योंकि अब हमारे कोठे पर लोग बहुत कम आते थे। मुझे मेरी माँ ने कहा कि पता कर कि सारे ग्राहक कहाँ जा रहे हैं। मैंने पता किया तो बात बहुत बड़ी थी। बात यह थी कि हमारे ही गली में एक बहुत बड़ा कोठा बन गया था। उस कोठे पर बहुत सारी सुख सुविधा थी, एसी वाले कमरे बनाए गए थे और वह लोग वहाँ ग्राहकों को मुफ्त में शराब भी पिलाते थे, इसलिए सब लोग वहाँ जा रहे थे। हमारे पास क्या था, इसकी बिल्डिंग भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। किसी ने इस पर पैसा न लगाया। इस कोठे से बदबू आती थी, यहाँ तो खड़े होने का भी दिल नहीं करता था, इसलिए सब लोग वहाँ जा रहे थे। मेरी माँ की दुकानदारी बंद हो रही थी
और वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब तो ऐसा होने लगा कि उन लोगों ने यहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को भी ऑफर देना शुरू कर दी कि आप हमारे यहाँ काम करें तो हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे। औरतों का क्या था, मैं तो उनको औरत ही कह रहा था, पर थी तो वह तवायफ ना। उनके दिमाग तो ऐसे बना दिए जाते हैं कि उनको पैसे के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। जहाँ उनको 4 पैसे ज़्यादा मिले वह वहाँ क्यों न जाती। आखिरकार इतना सब कुछ लुट जाने के बाद बदले में पैसे भी कम मिले तो क्या फ़ायदा। यहाँ पर कुछ तवाइफ ऐसी हैं जो बहुत बड़ी उम्र की हैं, लेकिन उनको वह वहाँ पर दूसरे कामों के लिए रख लेते थे और इसमें भी उनको ज़्यादा पैसे दे रहे थे। हमारे यहाँ से लड़कियाँ वहाँ जाने लगी। अब हमारे पास बस वह एक कम उम्र की लड़की ही रह गई और कुछ बूढ़ी तवाइफ थी, लेकिन वह इस काम के लिए सही नहीं थी। वह बस यहाँ के काम किया करती थी, खाना इत्यादि बना दिया करती थी। काम बिल्कुल खराब हो गया। मेरी माँ ने भी कहा कि लगता है किसी की नज़र लग गई है। मेरी माँ बड़ी अजीब थी। ऐसे काम को भला किसकी नज़र लगेगी? कौन यह चाहेगा कि वह ऐसा काम करे? पर असल बात तो यही थी कि उन लोगों के आने की वजह से हमारा काम खराब हुआ था। वह तो दिन दिन तरक्की ही करते जा रहे थे, नई नई चीज़ लेकर आ रहे थे, नए फर्नीचर, नई सजावट। और उन्होंने दलाली करने के लिए जिन लोगों को रखा था, शक्ल से बिल्कुल भी दलाल नहीं लगते थे, बल्कि बड़े अच्छे सूट बूट में फिरते थे और बड़े बड़े कद के लोग थे। वे उन सड़कों पर निकलते थे जो बिजी होती थी, जहाँ पर अमीर लोग आते जाते थे। वहाँ पर जाकर डीलिंग किया करते थे। इसके अलावा उनके पुलिस के साथ भी अच्छे खासे संबंध थे। कोई उनको छेड़ता ही नहीं था। हमें तो पुलिस को भी बड़े पैसे खिलाने पड़ते थे। वह लोग बड़ी ही चालाकी से इस कारोबार को चला रहे थे और हमारे यहाँ सारे तरीके ही पुराने थे, इसलिए हमारा कोठा बंद होने को था और मेरी माँ के पास अब खाने को कुछ नहीं था। यह इमारत तो अपना किराया भी नहीं निकाल रही थी। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तू ही मनहूस है। मैं सोचता कि ऐसी जगह पर मैं क्या मनुष्यत्व डालूंगा। यहाँ पर तो पहले ही माहौल ऐसा होता है। मेरी बहनों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी और मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह कहते हैं ना कि जो जितना ऊपर जाता है वह उतना ही नीचे उतर आता है। शायद मेरी माँ का उल्टा समय शुरू हो गया था और वह दिन रात मुझे कोसती थी, क्योंकि मैं ही उस पूरे कोठे में एक ऐसा बंदा था जो यह काम मजबूरी में करता था। मैं इस काम को करना नहीं चाहता था। मैं तो चाहता था कि सब कुछ खत्म हो जाए। मैंने एक दिन माँ को कहा कि आप ये सब कुछ छोड़ दें, मैं हूँ ना, मेहनत मजदूरी करूँगा, हम छोटा सा घर ले लेंगे, वहाँ पर इज्जत से रहेंगे, बहनों की शादियाँ करेंगे। हम चाहें तो इस ज़िंदगी से निकल सकते हैं। हम इस ज़िंदगी में मजबूरी में आए थे, तो मेरी एक मजबूरी में हम यहाँ से निकाल भी सकती है। मेरी माँ ने कहा कि चुप रहो, ऐसी बात भी ना करना, मैं जहाँ जाऊँगी लोग मुझे पहचान जाएंगे। और तू क्या समझता है, तुझे रोज़ रोज़ मजदूरी मिलेगी? तेरी मजदूरी से सिर्फ दाल रोटी पूरी होगी। ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं गुजारनी। जब यहाँ पर अच्छे हालात थे तो दाल रोटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हर रोज़ तरह तरह के पकवान बनते थे, क्योंकि यहाँ पर लोग भी तो आते थे। लेकिन अब यह सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और मेरी माँ बहुत दुखी थी। और एक बुरी खबर हम पर कयामत बनकर टूटी कि वह नई लड़की जिसको लेकर आए थे, जो कम उम्र थी और सब कुछ अपनी हिम्मत से ज़्यादा बढ़कर कर रही थी, इस दुनिया से चली गई। एक दिन कमरा खोला तो वह बेहोश पड़ी थी। बाद में पता चला कि उसने अपने ही किसी ग्राहक से कुछ नशीली दवाई मंगवाकर अपनी जान ले ली, क्योंकि हम उसके कमरे में ऐसी चीज़ नहीं रखते थे। उसने 1-2 दफ़ा पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसको मौका मिल गया और वह चली गई। उसको जब आखिरी दफ़ा देखा तो न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने माँ को कहा कि देख, यह भी तेरी बेटियों की उम्र की ही तो है, इसके साथ जुल्म ना कर। मेरी माँ ने कहा, जुल्म तो हमारे पर भी होने वाला है, ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब क्या होगा? बाहर जाकर लड़कियां ढूंढनी पड़ेंगी और तुझे ये काम करना पड़ेगा। मैं जाता था, लेकिन मैं किसी को भी तलाश नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था। एक दिन तो एक औरत ने खुद मुझसे बात करके कहा कि वह काम करना चाहती है। मैंने उसे कहा कि बहन, अगर ज़्यादा मजबूरी है तो भीख मांग लो, लेकिन इस काम में ना पड़ो। वह हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो खुद यही काम करते हो और हमें मना कर रहे हो। मैंने उनसे कहा कि बस सबक पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो, नहीं तो ज़िंदगी ऐसा सबक सिखाएगी कि चांद तारे नज़र आ जाएंगे। वापस आता तो यही कहता कि मुझे तो कोई मिल ही नहीं रही। मेरी माँ को पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वह मेरी माँ थी और माँ तो औलाद की नज़र तक पहचान लेती है। मेरी माँ ने इस काम के लिए
दूसरे इंसान को रख लिया। मैंने उससे कहा कि अगर उसने यह काम किया तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने उसको भी डरा धमका कर वहाँ से भगा दिया और वह काम छोड़कर भाग गया। मेरी माँ ने मुझे ही अपना दुश्मन समझ लिया। उसने कहा, तू तो गद्दार निकला, तूने हमारे साथ गद्दारी की है। मैंने कहा कि आपने कौन सी मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है जो आपके साथ अच्छा रहता। मैं भी वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। और फिर मैंने अपनी बहनों से बात की और कहा, अब जो मैं कहूँगा वह तुम लोगों को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। मैंने एक आदमी से बात कर ली थी। यहाँ पर एक घर था जो बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। उसके मकान मालिक विदेश में रहता था और उनका कोई पता नहीं था। यहाँ पर एक ही बूढ़ा बाबा था। उसके पास वह मकान था, वह भी इस दुनिया से जाने वाला था। उसने बहुत कम किराए पर मुझे वह मकान देने का वादा कर लिया। मैंने अपनी बहनों से बात की। मैंने कहा कि देखो, जो मैं कहूँगा वह तुम लोगों को करना पड़ेगा। तुम लोगों से छोटा हूँ पर सही हूँ और मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। वह कहने लगी, भाई आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हमें नहीं चाहिए बर्थडे, घर और अच्छे खाने। उन्होंने कहा कि जो आप कहेंगे हम करेंगे और जहाँ कहेंगे हम आपके साथ चलेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। एक दिन मैंने माँ को रोते हुए देखा। उन्होंने कहा कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने जैसी ज़िंदगी गुजारी है मैं वैसे ही गुजारना चाहती हूँ। अब क्या होगा? मेरी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ था। मेरी माँ मजबूरी में यहाँ आई थी और इस वक्त जो उस कोठे की मालकिन थी उसको मेरी माँ ने कहा था कि मेरी बेटियों की तरफ नज़र न करना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी। और फिर उसकी जगह मेरी माँ ने ले ली। मेरी माँ की कहानी भी बड़ी अजीब सी थी, बड़ी दुख भरी थी। कहानी के दो पहलू होते हैं। दुनिया हमेशा वह देखती है जो देखना चाहती है। वह भी शायद अपनी जगह पर मजबूर थी। दोबारा गरीबी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जब उनको घर से निकाला गया तो उन्होंने 1-1.5 साल बड़ी मुश्किल से गुजारा था। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। माँ बाप जिंदा नहीं थे। इधर उधर भटकती रही, लोगों के घर में काम करती रही, लेकिन इस तरह से अपने बच्चों को खाना न खिला पा रही थी जिस तरह से खिलाना चाहती थी। फिर मजबूरी में यहाँ आ गई। मेरी माँ उस वक्त मजबूर थी, लेकिन माँ की गलती थी। चाहती तो निकल सकती थी। इतने पैसे थे हमारे पास कि हम छोटा मोटा घर ले लेते, पर मेरी माँ नहीं मान रही थी। एक दिन रात का वक्त था जब मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे माल चाहिए। मैंने कहा कि कोई माल नहीं है, कोठा बंद है। उसने कहा कि नहीं, मुझे पता है। वो मुझे पैसे देने लगा। मैंने कहा, है ही नहीं भैया, तो पैसे किस बात के दे रहे हो? उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं आया हूँ, बहुत बड़ा पुराना खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है कि माल मौजूद है। उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए तो मैंने भी फौरन पकड़ लिए। मैंने कहा कि लाओ, दे दो पैसे, किसको बुरे लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है, पहले ही समझा रहा हूँ। उसने कहा कि हाँ हाँ देखते हैं। वह बस कोठे में चला गया। मुझे पता ही था। मैंने सोचा कि बस जाकर वापस आ जाएगा और जाहिर आकर मुझसे अपने पैसे भी मांगेगा तो मैं उसके पैसे उसको वापस दे दूंगा। लेकिन जब सुबह हुई तो एक खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी। 2 लाख रुपए उसने जिस औरत के लिए दिए थे वह कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा माँ फिर से यह काम में वापस आ गई है। ये क्यों नहीं यहाँ से निकलना चाहती। इतने में माँ वापस आ गई और कहने लगी कि ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, देखो 2 लाख मिले हैं। मैंने कहा, मैं ऐसे पैसों को लात मारता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। आज तुम वापस आ गई हो, कल को मेरी बहनों को भी तुम इसी काम में लगा दोगी। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपनी बहनों की तरफ इशारा किया। मेरी बहन मेरा इशारा समझ गई और मेरे साथ चलने के लिए आ गई। हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना चाहते थे। मैं अपनी बहनों को लेकर निकल पड़ा। मेरी माँ चीखती चिल्लाती रह गई कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और मैं अपनी बहनों को उस किराए के मकान में ले गया। वहाँ मेरी बहनें अब ट्यूशन पढ़ाने लगी। मैंने भी एक मजदूरी की नौकरी पकड़ ली थी। हम थोड़ा बहुत रूखा सूखा खाने लगे थे और इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। 1 महीने बाद मेरी माँ भी मेरे पास वापस आ गई, जो कि उस कोठे के मालिक ने मेरी माँ को किराया न देने के कारण निकाल दिया। मेरी माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं इस बारे में कभी दोबारा फिर से बात नहीं करूँगी और ना इस धंधे के बारे में कभी तुमसे दोबारा आने के लिए बोलूँगी। अब हम चैन से और सुखी ज़िंदगी जी रहे थे। माँ ने काम बिल्कुल छोड़ दिया था। माँ भी अब मेरे साथ मजदूरी कर घर के कामकाज में हाथ बटा रही थी। हम बहुत खुश थे। नहीं तो वहाँ जो लोग जाते हैं एक बार वहीं की वहीं मर जाते हैं, वहाँ से कभी नहीं निकल पाते। उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन हम निकल आए थे। भगवान न करे कि किसी को मजबूरी में कोठे का रास्ता दिखाए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा
और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो थोड़ी सी भी और कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना सब ख्याल रखें। ओके देन, बाय बाय।